नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें 12 और 13 अक्टूबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपको करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आज हम देखते हैं 12 से 13 अक्टूबर के करंट अफेयर। और जो जितना भी करंट अफेयर डे टू डे करवाया जा रहा है उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे करंट अफेयर 360 चैनल पर जुड़ सकते हो। और करंट अफेयर 360 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके साथ भी जुड़िए। आप दोनों के साथ पहले क्लास देखिए और बाद में पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए। इससे आपका एक ही बार में क्लास देखने से और पढ़ने से सारा कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 12 अक्टूबर की करंट अफेयर, 12 और 13 अक्टूबर की। उत्तराखंड में अनोत्सव योजना की शुरुआत। जो उत्तराखंड सरकार है उसने कौन सी योजना की शुरुआत की है? अनोत्सव योजना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रदेश में अनोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। अनोत्सव प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत एक माह में 14 लाख राशन किट लाभार्थियों को वितरित की जाए। कितनी? एक माह में 14 लाख राशन किट है वो लाभार्थियों को वितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के अलावा खाद्य योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अपने साधनों के अतिरिक्त खाद्यान्न रियायती दरों पर वितरित करेगा। ये दोनों योजनाएं साथ में मिलकर काम करेगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना। आगे हमारा पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष संघ है उसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष योग की शुरुआत की। कब? भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत कब की गई? 11 अक्टूबर को। अपने वर्चुअल लॉन्च इवेंट में पीएम ने कहा कि सरकार अब स्पेस सेंटर के संचालक नहीं बनी रह सकती, बल्कि वह इस क्षेत्र में सबल प्रदान करने वाली ताकत बन सकते हैं। पीएम ने कहा कि इस कड़ी में सरकार की नीतियां प्राइवेट स्पेस सेक्टर के नवोन्मेष को बढ़ावा देगी। इसरो की कुछ सुविधाएं अब प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगी। जो कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं भी सैटेलाइट भेजना चाहता तो वो इसरो से भेज सकता है। भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्थानों की एक औद्योगिक निकाय होगी जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रों में तकनीक का प्रसार करेगी। इसके संस्थापक सदस्य मुख्य तौर पर 5 कंपनियां हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया गया है इसकी स्थापना, जो इसके संस्थापक सदस्य वो 5 कंपनियां कौन कौन सी है? लॉरसन एंड टर्बो, नेल्को, वनवेब भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वलचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये इसकी संस्थापक कंपनियां हैं पांचों। इसके अलावा दूसरे राज्यों से इसके जो सदस्य हैं गोदरेज, हायूस इंडिया, एजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बीईएल, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक और मैक्सार इंडिया शामिल है। ये सारी की सारी इसमें शामिल है जो भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की गई है। आगे हमारा दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की। कौन सा कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया? अभी हाल ही में देश के मेंटर के नाम से दिल्ली सरकार ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने अपने क्षेत्रों की सफलता हासिल करने वाले लोग कैरियर विकल्पों में मार्गदर्शन करेंगे। जिन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है और वह क्या करेंगे? इस कार्यक्रम के हिसाब से जो स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उनको गाइड करेंगे। देश के मेंटर कार्यक्रम में सरकारी स्कूलों को 1 से 10 तक के छात्रों को एक तरह के संरक्षण में लिया जा सकेगा। सफल पेशेवर उन्हें मार्गदर्शन करेंगे। कौन से शामिल है इसमें? क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के छात्र होंगे।
मेंटर प्रत्येक हफ्ते 10 मिनट के लिए इन छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन देंगे। इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद है। इस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो बॉलीवुड अभिनेता है सोनू सूद, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो प्रत्येक हफ्ते 10 मिनट के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे, जो मेंटर बनाए जाएंगे वो। आगे हमारा वनवेब ने भारत में उपग्रह परीक्षण के लिए इसरो से किया समझौता। जो वनवेब कंपनी है उसने भारत में उपग्रह को परीक्षण करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता किया है। भारतीय ग्रुप की, किस ग्रुप की कंपनी है वनवेब? भारतीय ग्रुप की। भारतीय ग्रुप की अनुषंगी वनवेब ने सोमवार को कहा कि उसने 2022 से भारत में अपना उपग्रह परीक्षित करने के लिए इसरो की वाणिज्य इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किसके साथ समझौता किया है? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL के साथ आशय पत्र के माध्यम से भारत में निर्मित PSLV और GSLV मारक 3 भारतीय जमीन के वनवेब उपग्रह परीक्षण के लिए संभावित मंच के तौर पर इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की घोषणा 11 अक्टूबर को की गई थी। कब बनाया था? 11 अक्टूबर को भारतीय स्पेस एसोसिएशन संघ बनाया था, भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने। वन वेब ISPA के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वन वेब भारतीय जमीन से उपग्रह का परीक्षण करने वाली पहली निजी कंपनी होगी। जो भारतीय जमीन से उपग्रह को परीक्षण करेगी वो पहली निजी कंपनी कौन सी होगी? वन वेब। आगे हमारा किर्गिस्तान के विकास परियोजनाओं के लिए $20 करोड़ की ऋण की सुविधा देगा भारत। किर्गिस्तान में जो विकास परियोजनाएं चल रही है उसके लिए $20 करोड़ का ऋण कौन देगा उसको? इंडिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के अपने समकक्ष रुसलान कजाकबायेव के साथ द्विपक्षीय मुद्दों और अफगानिस्तान समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सोमवार को सद्भावनापूर्ण रचनात्मक बातचीत की। और इस दौरान भारत किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए $20 करोड़ का ऋण सुविधा देने के लिए सहमत हुआ। कौन ऋण देगा? भारत। किसको? किर्गिस्तान को। कितना? $20 करोड़। देश को मिली नई विमानन कंपनी आकाशा। बड़े निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला अगले साल देश को एक निजी विमानन कंपनी शुरू करने जा रहे। कौन? शेयर मार्केट का जिन्हें बादशाह कहा जाता है, राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने अपनी खुद की एक एयरलाइन शुरू की है आकाशा के नाम से। आकाशा एयरलाइन नाम से कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को मंजूरी मिल गई है। राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि वह आकाश एयरलाइन में 40% हिस्सेदारी रखेंगे। इस कंपनी के पास अगले 4 सालों में 180 सीट क्षमता वाले 70 विमान होंगे। कितने विमान होंगे? 70। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक 2021, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 उसकी घोषणा हो चुकी है। अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 के नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? आदा डेविड कार्ड को, जबकि आधा जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल को संयुक्त रूप से दिया गया है। 2 भागों में प्राइज को बांटा गया है, आधा तो डेविड कार्ड को और आधा इन दोनों को मिला। किसको? जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बलेंस को। नोबेल समिति ने डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र के प्रयोग में सिद्धि योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। आधा हिस्सा पुरस्कार का दिया गया। किसके लिए? जो श्रम अर्थशास्त्र है उसमें प्रयोग के लिए। और दूसरा आधा हिस्सा संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेल को कारण शब्दों में विश्लेषण के लिए उनकी मेडिथोलॉजिकल योगदान के लिए दिया गया है। नोबेल समिति के अनुसार तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। आगे है, अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनके जो सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए नौकरशाह अमित खरे को साविंदा आधार पर 2 साल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया। कितने साल के लिए नियुक्त किया है इनको? 2 साल के लिए। कार्मिक मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में ये जानकारी दी। किसने जानकारी दी? कार्मिक मंत्रालय ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1985 बैच झारखंड कैडर के अधिकारी ने इस साल उच्च शिक्षा सचिव के पद से 30 सितंबर को ये सेवानिवृत्त हुए थे। किस पद पर थे ये? उच्च शिक्षा सचिव पर। और अब इनको जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनका सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको? अमित खरे को। झारखंड कैडर के ये 1985 के आईएएस अधिकारी थे। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 करने का लक्ष्य है। जो सरकार है, उन्होंने जन औषधि केंद्र हैं उनकी संख्या को 10,000 करने का लक्ष्य किया है। कब तक? मार्च 2024 तक। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश भर में मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने की योजना कर रही है। कब तक करेगी? 2024 तक। देश में 10 अक्टूबर 2021 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी है? 8,366 है और ये केंद्र देश के 736 जिलों में फैले हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। कब? मार्च 2024 तक। इन केंद्रों पर 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल उत्पाद है वो शामिल है। क्या मिलता है इन पर? 1451 तो दवा और 240 जो सर्जिकल प्रोडक्ट है वो यहाँ इन पर उपलब्ध होते हैं। आगे हमारा मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण शुरू। जो मालाबार युद्ध अभ्यास है उसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में नौसेना के सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण 12 अक्टूबर से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये? 12 अक्टूबर से। इसमें भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिकी नेवी शामिल। ये चारों सेनाएं इसमें शामिल होती। कौन सी? भारत की, जापान की, ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की। बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण है जो 12 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसमें भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी और अमेरिका की नेवी शामिल है। युद्ध अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा ये? 12 से 15 अक्टूबर तक। इस युद्धाभ्यास में नौसेनाओं की अग्रिम पंक्तियों में कई युद्धपोत, अन्य पोत करतब दिखाएंगे। अमेरिका ने अपने परमाणु सक्षम विमान पोत कार्ल विसन है अमेरिका का परमाणु सक्षम पोत, उसको भी इसमें तैनात किया है। पहले चरण में युद्धाभ्यास 26 से 29 अगस्त तक पश्चिमी महासागर के गुआम तट पर हुआ था। पहले चरण कब हुआ था इसका? 26 से 29 अगस्त को, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसके गुआम तट पर। भारतीय नौसेना ने आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुरा एक पनडुब्बी और PI-8 समुद्री गश्ती विमान बेड़े में तैनात किया है। ये भारत की तरफ से शामिल किए गए हैं। आईएनएस रणविजय, आईएनएस सतपुरा एक पनडुब्बी और PI-8 समुद्री गश्ती विमान। आगे हमारा मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास से शुरू हुआ था। पहले 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और हिंद महासागर में हुआ था ये पहली बार। और 2 ही सेना इसमें शामिल होती थी, एक इंडिया की और एक अमेरिका की। 2015 में जापान इसका सदस्य बना। बाद में निमंत्रण के बाद ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार अभ्यास में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर। जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर
साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता, आपदा की कमी की वैश्विक संस्कृता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? जो आपदा की कमी में जो वैश्विक संस्कृति होती है उसको बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। साथ ही इसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के अपने जोखिम जोखिम को किस प्रकार कम कर रहे हैं। दुनिया के लोग हैं जो जोखिम को किस प्रकार कम कर और कैसे अपने सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने को चिन्हित करने के लिए और उनके सामने जो खतरे आते हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाकर वो खुद को उनको चिन्हित कर सके, ये इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा की कमी में वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आह्वान के लिए 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाने की घोषणा की शुरुआत की। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1989 में। आगे हमारा विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को। जो विश्व गठिया दिवस वो कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसके बारे में? जो गठिया एक हड्डियों की बीमारी होती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। जो उत्तेजक स्थिति जोड़ों के दर्द और जकड़न का कारण बनती है और बढ़ती उम्र के साथ खराब हो जाती है। गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया का बोझ कम करने में मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए 1996 में गठिया और सदिवाद इंटरनेशनल द्वारा की गई। एक गठिया और जो सदिवाद इंटरनेशनल है उसके द्वारा 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व गठिया दिवस 2021 की थीम थी देरी न करे आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क। ये इसकी थीम थी। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करती है। ऐसे एक चित्र जहां आपकी हड्डियां मिलती है और चलती है। गठिया आमतौर पर जोड़ों में सूजन या अधपतन टूटना शामिल होता है। आप जोड़ का उपयोग करते हैं तो ये परिवर्तन दर्द का कारण बन सकते हैं। गठिया पैरों के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर? जो पाँव के जोड़ होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गठिया रोग की। तो जो विश्व गठिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। आगे हमारा जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती कब मनाई गई? 11 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कौन सी जयंती थी ये? 119वीं। वह भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने 1970 के दशक में मध्य प्रधानमंत्री इंदिरा के गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। 1970 में वो इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष के नेता थे। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न मिला। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। कब? 1999 में। आगे हमारा जो रणदीप गुलेरिया है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, उनको जो 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक प्रतिष्ठित पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक है। जो हमारा दिल एम्स है उसके ये क्या है? निदेशक है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा 2015 के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनको 2015 में पद्मश्री मिला था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली से स्थापित एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये एक वार्षिक पुरस्कार है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल है। यह पुरस्कार 1999 में शुरू किया गया था। उच्च पेशेवर आदेश उत्कृष्टता उपलब्धियों के लिए निरंतर व्यक्तिगत योगदान में किस किस को मिलता है? या तो कोई व्यवसायी हो या प्रबंधन व्यवसायी हो, सार्वजनिक प्रशासक हो
शिक्षक हो या संस्था निर्माता है, उनको ये प्रदान किया जाता है। आगे है मेरा अभिनेता माचू विष्णु तेलुगु फिल्म मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। जो फिल्म अभिनेता है माचू विष्णु, इनको तेलुगु मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अभिनेता माचू विष्णु प्रकाश राज को हराकर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उन्होंने 2021 से 23 के कार्यकाल के लिए चुना गया। इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 साल का, 21 से लेकर 23 तक। विष्णु के पैनल के चुनावों में तेलुगु फिल्म अभिनेताओं के निकाय में कुछ पद भी शामिल किए। विष्णु वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद मोहन बाबू के पुत्र है। आगे हमारा जम्मू और कश्मीर पर्यटक गांव परियोजना शुरू की। जो जम्मू कश्मीर है उसने पर्यटक गांव नाम से एक परियोजना शुरू की है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी एक पर्यटक ग्राम योजना शुरू की है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक ग्राम परियोजना शुरू की। जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश के 75 गांवों को आदर्श के रूप में विकसित करना है। क्या लक्ष्य है इसका? जो जम्मू कश्मीर के 75 गांव है केंद्र शासित प्रदेश के, उन सभी को आदर्श गांव के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य है। किसका? पर्यटक ग्राम परियोजना का। इन गांवों की यात्रा के दौरान पर्यटन डोंगरा संस्कृति के बारे में जान सकेंगे, इनकी साधारण जीवन और शैली व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। जब कोई यहाँ पर यात्रा करेगा इन गांवों की, तो जो डोंगरा संस्कृति है उसके बारे में वो जान सकेगा। आगे हमारा आंध्र प्रदेश प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी परियोजना शुरू की। जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने पीएम वाणी योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगना राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 10 अक्टूबर 2020 को कर्नूल जिले के उलायवाड़ा गांव में पहली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेरेंस वाणी परियोजना का शुभारंभ किया। कौन सी? पीएम वाणी परियोजना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के उयालवाड़ा गांव में। राष्ट्रीय डिजिटल संचार योजना के अनुसार केंद्र सरकार ने 2022 तक लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और पीएम वाणी योजना इस सुविधा को प्रदान करेगी। किसको? जो लाखों वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने हैं 2022 तक, ये उसी का एक हिस्सा है। V.ऐप और पीएम वाणी द्वारा संकलित ऐप में से एक है, जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जो पीएम वाणी जो ये ऐप है पीएम वाणी, इसको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। पब्लिक डेटा फीचर एग्रीगेटर्स पीएम वाणी के तहत वाईफाई का उपयोग करने वाले नए इंटरनेट सेवा प्रदाता होंगे। इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन होंगे इसमें? PDOA पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। आगे हमारा पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की। पंजाब सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मेरा घर मेरे नाम। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम पर मेरा घर योजना की घोषणा की। कौन सी योजना? मेरा घर मेरे नाम या मेरे नाम पर मेरा घर। इस योजना का उद्देश्य गांव और कस्बों के लाल डोरा की पीढ़ियों वाले लोगों को मालिकाना हक देना। जितने भी गांव में लाल डोरा के मकान हैं उनको मालिकाना हक देना। यह योजना लाल लकीर मिशन है, उसका नया नाम है, जो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना का विस्तार है। यह उन कस्बों पर लागू होगी जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र समितियों पर नए पंचायत और नगरपालिका परिषदों में अपग्रेड किया था, लेकिन अभी वे लाल डोरा प्रणाली में आते हैं। स्वामित्व का मतलब गांवों के सर्वेक्षण और गांवों के क्षेत्रों में तत्कालिक तकनीक के साथ मानचित्रण करना है।
आगे हमारा कन्याकुमारी की पहाड़ियों की लौंग को मिला भौगोलिक संकेत टैग। जो कन्याकुमारी की पहाड़ियों में लौंग होती है उसको जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी की लौंग को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाट में मरमलाई, करूमपराई, वेलिमलाई और अन्य पहाड़ियों पर मसाले की फसल की खेती की जाती है। जिले में लगभग 760 हेक्टेयर के क्षेत्र में लौंग की खेती होती है। कितने? 760 हेक्टेयर के खेती क्षेत्र में लगभग 73% खेती तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में लौंग की खेती कितनी होती है? 73%। आगे हमारा फिक्की ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जो जीडीपी है उसका अनुमान कितना लगा है? 9.1%। 2021-22 में भारत की जीडीपी 9.1% दर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि महामारी की दूसरी लहर के बाद आर्थिक सुधार ने अपनी मजबूत पकड़ दिखाई। जो दूसरी लहर है उसके आने के बाद तेजी से आर्थिक सुधार हो रहा है, और जो भारत की जीडीपी है वो 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? फिक्की ने वर्ष 2022 के लिए। आगे हमारा सर्वेक्षण सितंबर 2021 में आयोजित किया था। कब किया था इसका सर्वेक्षण? 2021 में। उद्योग, बैंकिंग और वित्तीय सेवा का क्षेत्र प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं थी, उनको प्राप्त करके ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया था कि मौजूदा अब त्योहारी सीजन आएगा इसमें गति का समर्थन करेगा। आगे हमारा फीफा 2022 में अंडर 17 में भारत की महिला विश्व कप ईबा, जो 2022 में फीफा अंडर 17 का महिला विश्व कप इंडिया में होगा उसका शुभकर क्या है? ईबा, और इसका अनावरण कर दिया गया है। विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 ईबा के आधिकारिक शुभकर का अनावरण किया। जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी, कौन है ये? ईबा एक एशियाई शेरनी का नाम है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक खेला जाए। कब होगा ये? 2022 में। इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ हुई है। वैश्विक संस्था द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ईबा का उद्देश्य भारत और दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को उनकी अक्षमता का एहसास दिलाने के लिए प्रेरित करना है। ईबा एक मजबूत, चंचल, आकर्षक एशियाई शेरनी है जिसका उद्देश्य टीम वर्क, लचीलापन, दयालुता और दूसरों को सशक्त बनाकर महिलाओं और लड़कियों को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आगे हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदु मुदी वेणु का निधन। जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है अभिनेता नेदु मुदी वेणु, उनका निधन हो गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता नेदु मुदी वेणु का निधन हो गया है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते। 3 इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 केरल राज्य के लिए पुरस्कार जीते थे। नेदु मुदुवेणी ने कवलम नारायण पन्नीकर के नाटकों के साथ एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने 1978 में अरविंदन द्वारा निर्देशित थम के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की। कौन सी फिल्म के साथ? थम फिल्म के साथ इन्होंने फिल्मों की शुरुआत की थी। मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाने वाले वेणु ने 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया था। ये थे हमारे आज के 12 और 13 अक्टूबर के करंट अफेयर डिटेल में जो हमने अभी कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर, और जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है अगर उससे ध्यान आप एक बार अच्छे से क्लास भी देख लोगे तो आप एक क्वेश्चन भी एग्जाम में छोड़ कर नहीं आओगे। जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा वो इससे
बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जितना भी करंट अफेयर का पोर्शन आपका किसी भी लेवल के एग्जाम में आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।